Hello, my dear friends. Hope you all are doing well. Welcome back to my channel. And today I am here again with the series of idioms. And you know that I have already completed 50 idioms in last 2 days. And today I'll again teach you 25 more idioms, which is going to be interesting. And okay, so hope you guys are enjoying my video. And without wasting our time, let's start the video. सो आज की हमारी जो पहली इडियम है वो है कॉट बिटवीन अ रॉक एंड ए हार्ड प्लेस, जिसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी मुश्किल स्थिति में होना जिससे कोई आपको आसान रास्ता ना हो, जिसमें कोई आपको समझ में ना आए कि आपको करना क्या है. ओके, टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ नो इजी सोल्यूशन. कई दफ़ा ऐसा होता है ना, हम कहते हैं कि आई एम इन डिलेमा, मतलब मैं दुविधा में हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या. सो एग्जैक्टली इस इडियम का मीनिंग वही है, इन डिलेमा में होना. Okay, so caught between a rock and a hard place. Let's see with the example. So the example is, I am caught between a rock and a hard place. I don't know whether to stay or live. मतलब मैं अभी दुविधा में फंसा हुआ हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रहूँ या चला जाऊँ. Okay, and the next one is, डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू. ये तो काफ़ी कॉमन, आपको समझ में ही आ गया होगा कि इसका क्या मतलब होता है. तो कहते हैं ना कि जो हाथ तुम्हें निवाला खिलाए उस हाथ को काटते नहीं है. ओके, ये मतलब प्रॉपर मैंने ट्रांसलेशन आपको बताई है, बट इसकी जो मीनिंग क्या निकलती है, इसकी मीनिंग ये निकलती है कि जो आपकी हेल्प करे आप उसको हार्म ना पहुंचाओ, उसको आप नुकसान ना पहुंचाओ. ओके, सो डोंट हर्ट और क्रिटिसाइज दोज हु हेल्प यू. जो आपकी मदद करने वाले हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाओ. दिस इज द मीनिंग ऑफ द इडियम डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू. फॉर एग्जाम्पल, डोंट कंप्लेन अबाउट योर बॉस, डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू. अपने बॉस की जो है शिकायतें मत करो, क्योंकि उनकी वजह से मतलब तुम्हारी रोजी रोटी चलती है, तो वो तुम्हारे लिए एक हेल्प करने वाले इंसान है, तो उनको क्रिटिसाइज नहीं करो, उनको हर्ट नहीं करो. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट वन इज गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट. ओके, किसी बात को दिल से निकाल देना. ओके, जैसे होता है ना, कई दफ़ा हम लोगों की बातों का बड़ा बुरा मान लेते हैं और दिल पर लेकर बैठ जाते हैं. तो जब उस केस में अगर आप ये कहो कि दिल पर मत लो उसकी बात को दिल से निकाल दो, तो उसके लिए हम कहेंगे गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट. ओके, टू एक्सप्रेस समथिंग दैट हैव बिन बॉदरिंग यू. फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू गेट समथिंग ऑफ माई चेस्ट अबाउट द मीटिंग वी हैड. मतलब हमारे बीच जो मीटिंग हुई थी उस बारे में मुझे ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, उसे मुझे दिल से उस बात को निकाल देने की ज़रूरत है. Okay, the next one is once in a blue moon. Okay, so once in a blue moon का मतलब होता है कभी कभी, शायद ही, very rare. Okay, something that happens very rarely. For example, I only see her once in a blue moon since she moved to another city. जब से वो दूसरी सिटी में शिफ्ट हुई है ना, तब से मैंने उसे शायद ही कभी देखा है. ओके, मतलब शायद ही कभी देखती हूँ, एग्जैक्टली, क्योंकि वो उतना विजिट नहीं करती है. ओके, सो वंस इन ए ब्लू मून. नेक्स्ट वन इज प्ले इट बाय ईयर. इसका मतलब होता है टू हैंडल ए सिचुएशन एज इट डेवलप्स rather देन प्लानिंग अहेड. परिस्थिति, जो सिचुएशन है उसके अनुसार काम करना. ओके, जो भी आपके पास सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग काम करो. ऐसा नहीं कि आपने प्री प्लान्ड होकर पहले से कुछ प्लान किया हो या फिर उस वक्त आप प्लान करना शुरू करो. नहीं, जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप काम करो. फॉर एग्जाम्पल, वी डोंट हैव अ सेट प्लान फॉर द डे, वील जस्ट प्ले इट बाय ईयर. मतलब हमने कोई प्लान पहले से बनाकर नहीं रखा है, हम जस्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना काम कर रहे हैं. ओके, द नेक्स्ट वन इज अ वॉचफुल आई. ओके, सो ए वॉचफुल आई का मतलब होता है किसी के ऊपर निगरानी रखना. ओके, किसी के ऊपर अपनी नज़र बनाकर रखना. कीप एन आई होता है ना, जैसे एक और इसका अल्टरनेटिव इडियम है कीप एन आई ऑन समवन. ओके, सो टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट और कॉशियस, निगरानी रखना. फॉर एग्जाम्पल, कीप ए वॉचफुल आई ऑन द चिल्ड्रन वाइल दे प्ले आउटसाइड. ओके, मतलब अपने बच्चों के ऊपर निगरानी रखो जब वो बाहर खेलने जाते हैं. द नेक्स्ट वन इज
द लास्ट स्ट्रॉ, ओके, जस्ट अ सेकेंड, या सो द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है कि सहन करने की आखिरी सीमा, ओके, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ही बियरेबल हो जाती है, अनोइंग हो जाती है, तो उसको सहना जो है ना मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है, तो जो लास्ट स्टेज होता है उसको सहने का, उसे हम कहते हैं लास्ट स्ट्रॉ, द फाइनल प्रॉब्लम और द अनोयंस दैट कॉज अ ब्रेक डाउन। एग्जाम्पल है, द लास्ट स्ट्रॉ फॉर मी वॉज शी लाइड अबाउट द मीटिंग, मतलब जब उसने झूठ के बारे मीटिंग के बारे में जब उसने झूठ बोला तो वे मेरे सहने की लास्ट पॉइंट था, मतलब मेरे सहने की आखिरी सीमा थी, मैं उससे ज़्यादा और उससे झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ टू बी ऑन द सेम पेज, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। ओके, सो टू बी ऑन द सेम पेज का मतलब होता है एक ही विचारधारा या समझ में होना। ओके, जब दो लोगों की सोच आपस में मिलती जुलती है, उनके थॉट प्रोसेस जो है वो आपस में मैच करते हैं, तो वैसे लोगों को बोलते हैं कि दे आर ऑन द सेम पेज, टू हैव अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट। For example, let's make sure we are on the same page before proceeding. मतलब आगे बढ़ने से पहले श्योर कर लेते हैं कि हमारी जो समझ है, हमारे जो एग्रीमेंट्स है, हमारे जो थॉट प्रोसेस है वो बराबर है या नहीं है, मतलब वी आर ऑन द सेम पेज और नॉट। Let's move to the next one. A penny saved is a penny earned. इसका मतलब होता है पैसा बचाना पैसे कमाने जितना महत्वपूर्ण है, मतलब जितना पैसा कमाना इम्पॉर्टेंट है ना, उतना ही पैसा बचाना भी इम्पॉर्टेंट है। In English, saving money is just as important as earning it. Okay, so for example, don't waste money on unnecessary things. A penny saved is a penny earned. पैसे को अननेसेसरी चीज़ों पर मतलब बेफजूल की चीज़ों पर, फालतू की चीज़ों पर बर्बाद नहीं करो, खर्च नहीं करो, क्योंकि पैसा बचाना जो है वो पैसा कमाने जितना ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वन इज द बॉल इज इन योर कोर्ट। सो द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब है कि अब डिसीजन लेने की बारी आपकी है। ओके, सो इट्स योर टर्न टू मेक ए डिसीजन और एक्शन, जो भी है, या फैसला लेने की बारी या एक्शन लेने की बारी आपकी है। ओके, तो जब कभी ऐसी सिचुएशन में आप हो कि आप सामने वाले बंदे को ये बोल रहे हो कि अब तो भाई फैसला लेने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुम ही हो जो फाइनल डिसीजन ले सकते हो, तुम ही हो या जो फाइनल एक्शन कर सकते हो, तो उस टाइम पे आप कहेंगे कि इट्स यू एंड यू द बॉल इज इन योर कोर्ट। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डन माई पार्ट, द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। ओके, मतलब मैंने अपना काम कर लिया है, अब बारी तुम्हारी है, अब डिसीजन लेने की बारी तुम्हारी है। ओके, द नेक्स्ट वन इज स्टिचेस इन टाइम सेव्स 9। इसका मतलब होता है कि टेकिंग केयर ऑफ प्रॉब्लम्स अर्ली प्रिवेंट बिगर वन। ओके, जब हम किसी काम को, किसी परेशानी का हल जो है वो पहले ही निकाल लेना, तो हम जो होने वाले नुकसान है उससे बचा जा सकता है। ओके, समय पर किया गया काम बड़े नुकसान से बचाता है। ओके, सो इट्स बेटर टू फिक्स द लीक नाउ, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अभी जो लीक हो रहा है उसे बचाओ, अभी उस जो लीक हो रहा है उसे फिक्स करो, क्योंकि अगर ये अभी फिक्स नहीं होगा तो इससे बाद में बड़ा नुकसान हो सकता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज गो द एक्स्ट्रा माइल। सो द गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है टू मेक मोर एफर्ट देन एक्सपेक्टेड, उम्मीद से ज़्यादा प्रयास करना, जी जान लगा देना। ओके, सो जब कभी ऐसा होता है ना कि हम कुछ काम करते हैं और उस काम को पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ करते हैं, इवन उसमें हम एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं। ओके, तो जब भी कभी हम कोई किसी काम को करने के लिए या किसी भी चीज़ को करने के लिए जब ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट डालेंगे तो हम कहेंगे कि वी गो टू द एक्स्ट्रा माइल। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही ऑलवेज विलिंग टू गो द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प अदर, वो हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा प्रयास करता है। फॉर नेक्स्ट वन इज एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। सो एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट का मतलब होता है
बिना किसी देर के, बिना किसी चीज़ का वेट किए हुए, फौरन, इंस्टेंटली। ओके, कोई भी काम आपको तुरंत करना है बिना देर किए हुए, उसे हम कहते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, टू डू समथिंग इंस्टेंटली और विदाउट डिले। लेट्स सी द एग्जाम्पल। she'll help you at the door of sorry she'll help you at the drop of a hat if you ask. ओके, अगर तुम उससे मदद के लिए पूछोगे ना, तो वो बिना इंतज़ार किए, बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही तुम्हारी मदद कर देगी। तो किसी भी चीज़ को फ़ौरन करने के लिए हम यूज़ करते हैं एट द ड्रॉप ऑफ हैट। नेक्स्ट वन इज़ टू टर्न अ ब्लाइंड आई। ये तो आपको वर्ड से ही समझ आ जा रहा होगा कि इसका मतलब होता है, ओके, क्या होता है इसका मतलब। तो जब किसी चीज़ को हम जानबूझकर नज़रअंदाज कर देते हैं ना, तो मतलब जानबूझकर आप किसी चीज़ को इग्नोर कर दो, टू डेलिबरेटली इग्नोर समथिंग, किसी चीज़ को जानबूझकर नज़रअंदाज करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये फ्रेज, ये ईडियम, टू टर्न अ ब्लाइंड आई। मतलब आपके सामने चीज़ें हो रही है और आप अपनी आंखें बंद कर लो, तो इसे क्या कहेंगे हम? नज़रअंदाज करना, राइट, जानबूझकर। तो इसके लिए यूज़ करेंगे हम टू टर्न अ ब्लाइंड आई। फॉर एग्जाम्पल, द मैनेजर टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू द इश्यू होपिंग इट वुड गो अवे। तो जो इशू भाई कंपनी में चल रही थी, उसको जानबूझकर मैनेजर ने नज़रअंदाज कर दिया, ये सोचते हुए कि शायद वो अपने आप ही ख़त्म हो जाए। ओके, and the next one is every cloud has a silver lining. ओके, सो इसका मतलब होता है कि हम जब भी हम सिचुएशन की बात करते हैं, सो हमारे सामने बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं, अच्छे बुरे दोनों ही तरीके से। तो जब भी हम बुरे सिचुएशन में होते हैं, तो हमेशा हमें उसके ये सोचना चाहिए कि उस पूरे सिचुएशन का रिजल्ट हो सकता है शायद कुछ अच्छा हो। ओके, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा हमें पॉजिटिव ही सोचने चाहिए, कभी निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। ओके, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग गुड इन एवरी बैड सिचुएशन। मतलब हर बुरी स्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। ये मतलब जो ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होते हैं ना, उनकी ये सोच होती है कि they never treat any obstacle or any problem in a negative way. They always think that there might be something positive. So इसके लिए बहुत ही अच्छा idiom है, every cloud has a silver lining. Okay, for example, losing that job was tough, but every cloud has a silver lining. I found a better one. ओके, मतलब वो जॉब जो था, जो बंदा ये बात बोल रहा है कि वो नौकरी छोड़ना, छूट गई भाई किसी की नौकरी, वो बहुत टफ था, बहुत ही मुश्किल था इस बंदे के लिए, लेकिन कहते हैं ना कि हर बुरी स्थिति में कुछ अच्छा होता है, तो हो सकता है शायद में कोई नई जॉब, इससे बेहतर जॉब मुझे मिल जाए। ओके, नेक्स्ट वन इज नो पेन नो गेन। ओके भाई, नो पेन नो गेन तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भाई अगर दर्द नहीं बर्दाश्त करोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, सो इट्स लाइक बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। दिस इज़ फैक्ट। ओके, बेसिकली दिस इज़ फैक्ट दैट नो पेन नो गेन। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपको कुछ भी नहीं मिल सकता है। यू मस्ट वर्क हार्ड टू अचीव समथिंग एंड दिस इज़ अ फैक्ट। सो इफ़ यू वॉन्ट टू लूज वेट, रिमेंबर नो पेन नो गेन। अगर आप वज़न कम करना चाहते हो तो भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको डाइटिंग करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपका वेट जो है वो कम होगा। ऐसा नहीं है कि आप बैठे बिठाए सोचो कि मेरा वेट कम हो जाए तो आपका वेट कम हो जाएगा। सो रिमेंबर ऑलवेज दैट नो पेन नो गेन। Or I would like to give you one more example related to this idiom, and that is that if you want to achieve success in your life, so you have to do work hard, and remember one thing, that no pain no gain. So I hope this is clear to you. The next one is a penny for your thoughts. Okay, so the meaning of this idiom is asking someone about what they are thinking. Okay, कोई इंसान क्या सोच रहा है, अगर आपको ये जानना है तो आप भाई उस बंदे के पास जाएं और उससे पूछें अ पेनी फॉर योर थॉट्स। व्हाट, आप इसके आगे व्हाट भी लगा सकते हैं, व्हाट अ पेनी फॉर योर थॉट्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल, यू हैव बीन क्वाइट फॉर अ व्हाइल, अ पेनी फॉर योर थॉट्स। तुम काफ़ी चुप चुप लग रहे हो, क्या बात है, क्या विचार है, क्या सोच रहे हो। ओके, द नेक्स्ट वन इज द अर्ली बर्ड कैचेस द worm. इसका मतलब होता है कि जो लोग पहले आते हैं, जल्दी आते हैं, उन्हें फ़ायदा मिलता है।
इसको मैं रिलेट करना चाहूँगी एक स्टोरी से। एंड लाइक कहते हैं ना कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा हमें कहते थे कि जल्दी उठो, जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ओके, जल्दी उठने से आप अपना काम टाइम पर फिनिश कर पाओगे, आपको काफ़ी टाइम वक्त मिल जाएगा और भी फर्दर काम करने का। सो आप इस लाइक स्टोरी से उस को आप रिलेट कर सकते हो, इस ईडियम को, द अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म। जो जल्दी उठते हैं भाई उसे फ़ायदा होता है, जल्दी उठने वाले को फ़ायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई अप्लाइड फॉर द जॉब अर्ली एंड आई गॉट इट। द अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म। मैंने जॉब के लिए सबसे पहले अप्लाई किया था, इसीलिए मुझे जॉब मिल गई। सो वो कहते हैं ना कि जो पहले स्टेप उठाता है उसे फ़ायदा मिलता है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Put all your egg in one basket. Okay, सभी उम्मीदों इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू द लाइक उम्मीद, लाइक सारी चीज़ें, सारे पैसे किसी एक जगह पर लगा देना। ओके, टू रिस्क एवरीथिंग ऑन वन वेंचर। ओके, सबने सारी की सारी चीज़ें, सारे एफर्ट्स, सारी मेहनत हो, चाहे सारा मनी हो या सारा जो भी चीज़ें। सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आपके पास 5 लाख रुपए हैं। अब आप बिना सोचे समझे कि वो 5 लाख में से आप 2 लाख सोचो कि रख लो, लेकिन नहीं, आपने कुछ नहीं सोचना, बिना सोचे समझे आपने पूरा का पूरा 5 लाख उठाकर उस बिजनेस में लगा दिया। ओके, तो उसे ही कहते हैं कि पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ओके, सोचना चाहिए इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। मतलब अपने इसमें इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर लो, अलग अलग कर लो। नाउ द नेक्स्ट वन इज too many cocks spoil the broth. ओके, सो बहुत ज़्यादा लोग किसी काम में शामिल होने से जो ना काम बिगड़ जाता है। कहते हैं ना, मेनी हैंड विल स्पॉइल द वर्क। बॉस किसी एक काम को करने के लिए अगर 10 हाथ लग जाए ना, और 10 इंसान, मतलब 10 हाथ वो अगर अलग अलग काम करने लगे, अलग अलग तरीके से करने लगे, तो क्या होता है ना कि वो काम का कबाड़ा हो जाता है। ओके, तो उसके लिए ये हम यूज़ कर सकते हैं, टू मेनी कॉक्स स्पॉइल द ब्रोथ। ओके, बहुत, तो एग्जाम्पल इसका, देर आर सो मेनी आइडियाज फॉर दिस प्रोजेक्ट, आई थिंक टू मेनी कॉक्स, सॉरी कुक्स है, मैं गलत पढ़ रही हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। ओके, जब ज़्यादा लोग एक ही खाने को 10 कुक मिल के पकाएंगे ना, तो वो काम बिगड़ जाता है, वो खाना खराब हो सकता है। ओके, सो एग्जाम्पल इसका, आई एम सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द मिसकंसेप्शन, मैंने गलत पढ़ दिया। ओके, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। ओके, सो देयर आर सो मेनी आइडियाज फॉर दिस प्रोजेक्ट। इस मतलब जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के बहुत सारे आइडियाज़ हैं, अलग अलग लोगों ने भाई आइडिया दिया है, लेकिन होता क्या ना कि अगर बहुत सारे आइडियाज़ ले लेंगे, किसका लूँ किसका नहीं, अगर सबका मिक्सअप करके क्रिएट करूँ ये प्रोजेक्ट को, तो हो सकता है शायद कि ये प्रोजेक्ट में नुकसान हो जाए। तो वो कहते हैं ना कि आई थिंक टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। ब्रोथ कहते हैं वो जो, क्या बोलते, सूप। नेक्स्ट वन इज टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन का मतलब होता है भाई, जब आप किसी के साथ बुरा करोगे और कभी ना कभी वो कर्म आपके ऊपर रिटर्न होकर आएगा और आपको भी सेम चीज़ें मिलेगी, सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, तो ये इडियम परफेक्ट बैठता है वहाँ पर कि अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। ओके, किसी को उसकी अपनी बुरी आदत का सामना करना, क्योंकि वो दूसरों के साथ वैसे ही ट्रीट करता है, अब उसके साथ जब सेम ट्रीटमेंट उसे मिल रही है तो फिर उसे फेस करना पड़ेगा वो चीज़। ओके, सो टू एक्सपीरियंस द सेम नेगेटिव ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू अदर्स। एग्जाम्पल, ही वॉज रूड टू एवरीवन एंड नाउ ही इज गेटिंग अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। ओके, वो सबके साथ बदतमीज रहा है, अब कोई उससे भी, भाई उसका भी शेर आ गया, उससे भी बड़ा शेर आ गया, वो उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, तो बस उस बंदे के लिए आप ये बोल सकते हो कि ही इज गेटिंग अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। Now the next one is let the cat out of the bag. इसका मतलब होता है to reveal a secret, किसी गुप्त बात को उजागर करना। Okay, he let the cat out of the bag about the surprise party. उसने सीक्रेट रिवील कर दी सरप्राइज पार्टी के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, I have already given the example. Next one is the elephant in the room. Okay,
तो एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है, एलिफेंट क्या होता है, बहुत बड़ा। ओके, तो यहाँ पर एलिफेंट को कहते हैं इशू, प्रॉब्लम। ओके, तो एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी इशू जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, सभी इग्नोर करते हैं उस चीज़ को। सब जानते हैं कि एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत बड़ी है, एंड दे नो वेरी वेल कि इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। एक बड़ा मुद्दा जिस पर कोई नहीं चर्चा करना चाहता है, ओके, इसे कहते हैं द एलिफेंट इन द रूम। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, द बजट कट। बजट कट जो है वो बहुत ही बड़ा मुद्दा था उनके लिए जो ये बातें कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि चलो अब इस मुद्दे को उठाते हैं। लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, द बजट कट्स। नेक्स्ट वन इज कट टू द चेज। सो कट टू द चेज का मतलब होता है बिना किसी अतिरिक्त बात के सीधे मुद्दे पर आना, इधर उधर की पॉइंट को डिटेल डिस्कस ना करना, सीधे सीधे भाई मुद्दे पर आ जाओ, क्या बात है। टू गेट टू द पॉइंट विदाउट अननेसेसरी डिटेल। होता है ना, बहुत लोगों की आदत होती है कि कोई स्टोरी आपको सुनाएंगे, उसमें पूरी दादा दादी चाचा चाची मामा मामी सबको बताएंगे, सबके बारे में सुनाएंगे, लेकिन जो मेन बात है ना वो बताएंगे नहीं। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कट टू द चेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वी डोंट हैव मच टाइम सो लेट्स कट टू द चेस। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए सीधे सीधे भाई मुद्दे पे आ जाओ, जो सीधी बात है वो बता दो। ओके, द नेक्स्ट वन इज ए वॉश्ड पॉट नेवर बॉयल। ये पता, ये बहुत ही मुझे पसंद है ये वाला इडियम, और ये बिल्कुल है ना उस चीज़ पर बना हुआ है कि ऐसा होता है ना कि जब हम कभी दूध बॉयल करते हैं, तो जब आप दूध बॉयल करोगे ना, जब तक आप उस दूध को खड़े होकर देखते रहोगे वो दूध कभी नहीं उबलेगा, लेकिन बस आपको 1 सेकंड की देरी है, लाइक इन अ जिफी, अगर आप टर्न होते हो, इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई, अगर आप इधर उधर घूमें तो बस वो उबल जाएगा। सो दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल, एंड ये वही है, उसी चीज़ का ये इडियम बना हुआ है। अ वॉश्ड पॉट नेवर बॉयल्स। ओके, इंग्लिश मीनिंग इसकी है टाइम सीम्स टू मूव स्लोअर व्हेन यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। जब आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं ना, तो टाइम है ना बहुत ही धीरे चलता है। ऐसे होता है ना, जब हम दूध उबलने का इंतजार करते हैं कि अब उबलेगा, तो वो उबलता ही नहीं, क्योंकि वो टाइम का जो स्पीड है वो अपने आप रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि मतलब जो जब हम किसी भी चीज़ का इंतजार करते हैं तो लगता है कि वक्त गुजर ही नहीं रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप वॉचिंग द क्लॉक, ए वॉश्ड पॉट नेवर बॉयल। मतलब घड़ी देखना बंद करो, कुछ भी नहीं होगा। जब तुम जितना तुम घड़ी को देखोगे वो उतना ही लगेगा कि वो स्लो चल रही है। ओके, सो दिस इज द 20, लाइक मैंने आज 25th इडियम कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ आई विल कंटिन्यू टुमारो, and hope you guys like this video, and feel free to ask me any question related to this idiom in the comment box. You are open to write over there, and if you guys have any queries, please comment me in the comment box. I am always ready for you guys. You all are my YouTube family and I really love you, so just give a thumbs up if you really like my video. I'll connect you later. Bye bye, take care.